हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। इसका आज हम लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हमने क्या देखा था। स्पेन के जो इग्नेशियस लोयला हैं, उन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस बनाई और उनके अनुयायी जो जेसुइट थे, उन्होंने अपने जो धर्म को व्यापकता से वहाँ पे फैलाया। उसके बाद हमें देखना है यहाँ पे कालक्रम 16वीं और 17वीं शताब्दियों का, जिसमें 1516 में थॉमस मोर की यूटोपिया का प्रकाशन होता है। ये थॉमस मोर की यूटोपिया बहुत फेमस बुक है, याद रखनी है हमें। 1517 में मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस की रचना करी और 1522 में लूथर ने जर्मन अनुवाद किया बाइबल का, जिसे सेप्टेम्बर टेस्टामेंट कहते हैं। और 1525 में जर्मनी में किसान विद्रोह होते हैं, जिसमें लूथर किसानों के विरोध में लिखते हैं और राजा के पक्ष में लिखते हैं, इसलिए किसान उनके विरोधी हो जाते हैं, किनके? प्रोटेस्टेंट वादियों के। फिर देखिए 1543 में एंड्रियास वेसेलियस द्वारा ऑन एटोनॉमिक ग्रंथ की रचना की गई, वेसेलियस द्वारा ऑन एटोनॉमिक ग्रंथ। फिर 1559 में इंग्लैंड में आंग्ल चर्च यानी इंग्लिश चर्च की स्थापना की गई, जिसमें राजा और रानी अब प्रमुख होते थे। वहाँ पे वो पादरी जो भी थे, उनका प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। 1569 में गेरहार्डस मर्केटर ने पृथ्वी का पहला बेलनाकार मानचित्र बनाया, यानी पहले मानचित्र केवल सतही होता था, उसके बाद बेलनाकार और उसके बाद वृत्ताकार बनना शुरू हुआ था। तो सबसे पहला बेलनाकार मर्केटर ने बनाया। फिर 1582 में पोप ग्रेगरी द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर, जो आजकल हम यूज़ करते हैं, जिसे हम इंग्लिश कैलेंडर भी कहते हैं, जो ग्रेगरी 13 के द्वारा बनाया गया था, उसका प्रचलन शुरू हो गया। फिर 1628 में विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण, हृदय से जो जुड़ा हुआ है, उसे जोड़ा, यानी जो हमारा शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हृदय की वजह से होता है, ऐसा हार्वे ने बताया। और हम इसको कैसे याद करेंगे? हार्वे ने हार्ट से संबंधित रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बताया हमें 1628 के अंदर। और 1673 में पेरिस में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना होती है। कई बार पूछ लिया जाता है इसकी स्थापना कब होती है? 1673 में पेरिस में। 1687 में आइजैक न्यूटन के प्रिंसिपिया मैथमेटिका का प्रकाशन। ये जो न्यूटन की सबसे फेमस बुक है प्रिंसिपिया मैथमेटिका, इसका प्रकाशन होता है 1687 में। फिर देखते हैं हम खगोलीय का अर्थ क्या होता है। खगोलीय का अर्थ है दैवी या स्वर्गीय, जबकि पार्थिव में दुनिया के गुण अंतर्निहित हैं। पार्थिव यानी इस लोक का, और खगोल यानी दूसरा लोक या स्वर्ग या दैवीय, जिसे हम कहते हैं कोई भी चीज़ हो। फिर हम देखते हैं कोपरनिकस का सिद्धांत, जो बहुत इम्पोर्टेंट है साइंस के अंदर और हमारे आधुनिक जो ज्ञान है पृथ्वी से जुड़ा हुआ, उसके अंदर कोपरनिकस का आत्मचित्र यानी खुद से बनाया हुआ चित्र यहाँ पे हमें दिखाई देता है। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। ईसाइयों की यह धारणा थी कि मनुष्य पापी है। इस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतया अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यानी ईसाई क्या मानते थे कि मनुष्य पापी है, पर वैज्ञानिक ये चीज़ नहीं मानते थे। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस, इनके काम से आया। इनका काल अगर पूछ ले तो 1473 से 1543। ईसाइयों का विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है और पापों की अधिकता के कारण ही वो स्थिर है, यानी पाप के भार के कारण पृथ्वी टिकी हुई है, ऐसा ईसाई धर्म अधिकारियों का कहना था। और जो लोग सुनते थे वही विश्वास करते थे। उसके बाद क्या होता है, जब ये बताते हैं साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें जो यथार्थ हैं वो बताते हैं, तब इनका विरोध शुरू हो जाता है। पृथ्वी यानी ब्रह्मांड के बीच में स्थिर है और चारों ओर खगोलीय ग्रह घूम रहे हैं, ये मानना था प्राचीन ईसाइयों का। लेकिन कोपरनिकस ने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ही ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, यानी सूर्य केंद्रित सिद्धांत इन्होंने दिया।
कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई भी थे और वो इस बात से भयभीत थे कि इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया हो गई। यानी ये उनको पता था कि इस नई खोज से ये लोग घोर विरोध करेंगे, क्योंकि जो चीज़ है सो है, लेकिन जो बंधे हुए थे, जिनकी बुद्धि पादरियों के हाथ में बंधी हुई थी, वो लोग जो है कट्टरता से इनका विरोध करने लगे थे। यही कारण था कि अपनी पांडुलिपि द रिवॉल्यूशन जो है परिभ्रमण, उसको प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे वो। लेकिन जब वो अपनी मृत्यु शैया पर पड़े थे तब उन्होंने ये पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रिटिकस को सौंप दी। यानी जो परिभ्रमण जो करती है पृथ्वी, पूरे वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है, तभी जाके पूरा वर्ष एक निर्धारित होता है, ये इन्होंने दिया सिद्धांत। लेकिन उन्होंने ईसाई धर्माधिकारियों के भय के कारण उसको प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। फिर अंत समय में उन्होंने अपने शिष्य को दिया, जोसिम रिटिकस को, और उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा सा समय लगा। काफ़ी समय बाद, यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीत जाने पर, खगोल शास्त्री जोहानसन केपलर, यानी कोपरनिकस ने जो सिद्धांत दिया उसे आगे किसने बढ़ाया? केपलर ने। केपलर और गैलीलियो गैलीली ने अपने लेखों द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को ही समाप्त कर दिया। केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री, यानी खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सिद्धांत, सौरमंडल सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। यानी कोपरनिकस तो डरते थे, लेकिन उन्हीं के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, लोकप्रिय बनाया उन्होंने, और ये सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप में नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपने ग्रंथ दी मोशन, गति, गैलीलियो का ग्रंथ है गति, दी मोशन, ये याद रखेंगे, इसमें गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की है। यानी जो पेंडुलम का सिद्धांत है कि किस तरह से पेंडुलम हिलता है, अपने आप गति करता है, उसी तरह से जो है गतिशीलता का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया है। विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। यानी जो ज्ञान की पराकाष्ठा थी वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ आती हैं। इसमें जो है पूरा डिटेल में नहीं दिया गया है, लेकिन जो केपलर हैं और कोपरनिकस के सिद्धांत को मानने वाले हैं, उन लोगों के साथ धर्माधिकारियों ने बहुत बुरा किया था। मतलब किसी को मृत्यु दंड देते थे, किसी को जला देते थे, इस तरह से ये लोग बहुत बुरा उनके साथ व्यवहार करते थे। फिर देखते हैं हम ब्रह्मांड का अध्ययन। गैलीलियो ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार चलता है उसके बारे में कुछ नहीं बताता। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया, वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण कार्य बहुत तेजी से पनपने लगे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति नाम दिया। यानी जो नया ज्ञान की खोज इतिहासकार उस समय वैज्ञानिक कर रहे थे, उसे जो है इतिहासकारों ने वैज्ञानिक क्रांति नाम दिया। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यानी अब जो प्रकृति है वो ईश्वर का स्थान लेने लगी, और यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी एक दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। 1670 में बनी पेरिस अकादमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग करवाए। फिर देखते 14वीं शताब्दी में क्या यूरोप में सच में पुनर्जागरण हुआ था। तो अब हम इस पुनर्जागरण की अवधारणा पर विचार करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। विचार तो हम कर चुके, अब हम पुनर्विचार करेंगे कि क्या ये केवल जागरण था या पुनर्जागरण, फिर से जागना क्यों कहा गया है इसे। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस काल में अतीत से साफ विच्छेद हुआ,
और यूनानी और रोमन परंपराओं से जुड़े विचारों का पुनर्जन्म हुआ था। यानी ये परंपराएं पहले से विद्यमान थी, लेकिन इन्हें फिर से जन्म जो है 13वीं शताब्दी के बाद में 14वीं शताब्दी से मिलता है। पहले इन परंपराओं को दबा के केवल और केवल पाखंडवाद जो है पादरियों ने, धर्माधिकारियों ने फैला दिया था, केवल अपने धन अर्जन के लिए, और उन्हें ही लोग मानने लगे। इंग्लैंड के पीटर बर्क जैसे हाल ही के लेखकों का यह सुझाव है कि बर्कहार्ट के ये विचार अतिशयोक्तिपूर्ण हैं। बर्कहार्ट इस काल और इससे पहले के कालों के फर्कों को कुछ बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। ऐसा करने में उन्होंने पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द में यह अंतर्निहित है कि यूनानी और रोमन सभ्यताओं का 14वीं शताब्दी में पुनर्जन्म हुआ और समकालीन विद्वानों और कलाकारों में ईसाई विश्व दृष्टि की जगह पूर्व ईसाई विश्व दृष्टि का प्रचार प्रसार किया। दोनों ही तर्क अतिशयोक्तिपूर्ण थे। पिछली शताब्दी के विद्वान यूनानी और रोमन संस्कृतियों से परिचित थे और लोगों के जीवन में धर्म का महत्वपूर्ण स्थान था। यह कहना कि पुनर्जागरण गतिशीलता और कलात्मक सृजनशीलता का काल था और इसके विपरीत मध्यकाल अंधकारमय काल था जिसमें किसी प्रकार का कोई विकास ही नहीं हुआ, ये तो ज़रूरत से ज़्यादा ही सरलीकरण है। इटली में पुनर्जागरण से जुड़े अनेक तत्व 12वीं और 13वीं शताब्दी में पाए जा सकते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है कि 9वीं शताब्दी में फ्रांस में इसी प्रकार के साहित्यिक और कलात्मक रचनाओं के विचार पनपे। यूरोप में इस समय आए सांस्कृतिक बदलाव में रोम और यूनान की क्लासिकी सभ्यता का ही केवल हाथ नहीं था। रोमन संस्कृति के पुरातात्विक और साहित्यिक पुनरुद्धार ने इस सभ्यता के प्रति बहुत अधिक प्रशंसा के भाव उभारे। लेकिन एशिया में प्रौद्योगिकी और कार्यकुशलता यूनानी और रोमन लोगों की तुलना में काफ़ी विकसित थी। विश्व का बहुत बड़ा क्षेत्र आपस में संबद्ध हो चुका था और नौ संचालन की नई तकनीकों ने लोगों के लिए पहले की तुलना में दूर दराज के क्षेत्रों की जल यात्रा को संभव बनाया, जो कि हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि किस किस तरह के आविष्कार वैज्ञानिकों ने किए। इस्लाम के विस्तार और मंगोल की विजयों ने एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका को यूरोप के साथ राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि व्यापार और कार्यकुशलता के ज्ञान को सीखने के लिए आपस में जोड़ दिया। यूरोपियों ने न केवल यूनानियों और रोम वासियों से सीखा बल्कि भारत, अरब, ईरान, मध्य एशिया और चीन से भी ज्ञान प्राप्त किया। बहुत लंबे समय तक इन ऋणों को स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि जब तक इस काल का इतिहास लिखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ तब इतिहासकारों ने इसके यूरोप केंद्रित दृष्टिकोण को सामने रखा। इस काल में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उनमें धीरे धीरे निजी और सार्वजनिक दो अलग अलग क्षेत्र बनने लगे। जीवन के सार्वजनिक क्षेत्र का तात्पर्य सरकार के कार्य क्षेत्र और औपचारिक धर्म से संबंधित था और निजी क्षेत्र में परिवार और व्यक्ति का निजी धर्म था। व्यक्ति की दो भूमिकाएं थी अब, निजी और सार्वजनिक। अब वह न केवल 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य था बल्कि अपने आप में एक स्वतंत्र व्यक्ति था। एक कलाकार किसी संघ या गिल्ड का सदस्य मात्र ही नहीं था बल्कि वह अपने हुनर के लिए भी जाना जाता था। 18वीं शताब्दी में व्यक्ति की इस पहचान को राजनीतिक रूप में अभिव्यक्त किया गया, इस विश्वास के साथ कि प्रत्येक व्यक्ति के एक समान राजनीतिक अधिकार हैं। इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता अन्य यह थी कि भाषा के आधार पर यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों ने अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। पहले आंशिक रूप से रोमन साम्राज्य द्वारा और बाद में लातिनी भाषा और ईसाई धर्म द्वारा जुड़ा यूरोप अब अलग अलग राज्यों में बंटने लगा और इन राज्यों के आंतरिक जुड़ाव का कारण समान भाषा का होना था। यानी जिन राज्यों की भाषा समान होती थी उनमें एक आंतरिक जुड़ाव रहता था और वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे, और जिनकी भाषा अलग थी वो अलग भाषा के आधार पे अलग हो जा रहे थे। और इसी तरह से जो है यूरोप का विकास हम देखते हैं किस तरह से सांस्कृतिक परंपराएं पूरी तरह से बदलती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और भी हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि जो आज के आधुनिक इतनी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं धीरे धीरे इनका किस तरह से आविष्कार हुआ और परिष्कार हो के ये मॉडर्न रूप में चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही साथियों। कंप्लीट इस चैप्टर के साथ मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।